भौतिक वस्तु क्या है? बहुत लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की, कोई फाइनली कर नहीं पाए, लेकिन एक दो बातें स्पष्ट हो गई। भौतिक वस्तु का पहला लक्षण यह है कि वो स्थान जरूर घेरती है, उसमें एक्सटेंशन होता है, यानी वो स्पेस लेती है, उसमें वॉल्यूम होता है। ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी चीज स्थान घेरती है वो भौतिक वस्तु है। सिंपल है। ये नहीं कि वो मोटी होगी पतली होगी उसको छू सकते हैं, नहीं। कई चीजें आप छू नहीं पाएंगे लेकिन वो स्थान घेरेंगे। कुछ भी मास एंड वॉल्यूम आप कह लीजिए, लेकिन बहुत सरल भाषा में बोलते हैं कि वो स्थान घेरती है। ठीक। दूसरा कि भौतिक वस्तु जैसी भी हो उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय समझते हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये जो है 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से इन्हें परसीव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंगी आंखों से आप देख लेंगे। माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो भी देखेंगे तो आंखों से ही। हो सकता है कि माइक्रोस्कोप बनाने के बाद देख पाए, हो सकता है कि टेलीस्कोप बनाने के बाद देख पाए, लेकिन टेलीस्कोप में अगर इतनी ताकत है तो खुद देख ले अपने आप। देख तो नहीं पाएगा ना। टेलीस्कोप तो आपके देखने की क्षमताएं बड़ी कर देगा, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजें देखने की क्षमता आपकी पैदा कर देगा। कुछ यंत्र आपकी सुनने की क्षमताएं बढ़ा देंगे, लेकिन सुनने की क्षमता तो आपकी इंद्रियों में ही है ना, कहीं और से तो आएगी नहीं। जो भी भौतिक पदार्थ है वो किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय से जाना जा सकता है, बेशक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस की मदद से जाना जाए। अब बताइए हवा क्या है? भौतिक है, क्योंकि हवा को टच होती है, स्थान घेरती है हवा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जैसे प्रकाश है, प्रकाश आप आंख से मतलब प्रकाश को फील कर सकते हैं। धूप अगर है तो आपकी बॉडी पे टच होती है, समझ में आता है कि प्रकाश है। जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं किसी तार के अंदर, जिसको हम करंट कहते हैं, छू के देखिए पता लग जाएगा एकदम कि भौतिक है कि नहीं है। कुछ लोग बड़ी गोलूपन की बात करते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी चेतन नहीं, एनर्जी चेतन नहीं है। एनर्जी भी भौतिक वस्तु है, क्योंकि मास और एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि भौतिक वस्तु है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भौतिक वस्तु है, चेतन नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत बढ़िया बात आपसे कही, आपके मन में एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, वो एक अलग एनर्जी है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ फिजिकल चीजों से बनने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी भी फिजिकल है, चाहे वो प्रवाह के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। आपने आग, कोयले में आग लगा के उसकी हीट से, उसकी भाप से टरबाइन चला के बिजली बना ली, ये सब कुछ भौतिक है। बिजली भी भौतिक है, भाप भी भौतिक है, टरबाइन का चलना, गति भी भौतिक है। ये सब मटेरियल चीजें हैं। कॉन्शियसनेस वो है जिस पर ये दोनों बातें लागू नहीं होती हैं, वो स्थान नहीं घेरती है। और ना आप इन 5 इंद्रियों से, छठी इंद्रिय जिसको मन कहते हैं वो अलग चीज है, इन 5 इंद्रियों से आप इन चीजों को परसीव नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आप परसीव 5 इंद्रियों से ना कर सकें, और जो भी चीज स्थान न घेरती हो, मोटे तौर पर मान लीजिए कि वो कॉन्शियसनेस है या उससे निकलने वाली कोई चीज है, थॉट है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा विचार दूसरे विचार की तुलना में लंबा है, मोटा है, आगे खड़ा है, पीछे बैठा है? नहीं बता सकते। स्थान नहीं घेरता है। भावना भी स्थान नहीं घेरती है ना। आपने कभी अपने आप से कहा हो कि मैं अच्छाई की भावना लाना चाहूँ, पर बुराई की भावना आगे खड़ी हुई है, जगह नहीं दे रही उसको, ये बुराई तो हट ताकि अच्छाई आगे आ सके? नहीं, कुछ मतलब नहीं इन बातों का, क्योंकि स्थान नहीं घेरते हैं। और 5 इंद्रियों से आप नहीं देख सकते, आप अपनी आंख से अपने विचार को नहीं देख सकते, कुछ भी कर लें। कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा, और कंसेप्ट बनाने की प्रक्रिया चेतन प्रक्रिया है, जिस पर सुकरात ने बहुत काम किया, भारत में कई लोगों ने, न्याय दर्शन ने बहुत काम किया उस पर, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भौतिक वस्तु है। अब कुछ दार्शनिक देखिए कितना गहरा सोच रहे हैं, इतना गहरा सोचते सोचते आ गए कि हम सारी भौतिक वस्तुओं को तो एक मान लेंगे कि भाई ये सब अंदर ही अंदर एक ही है, दिखने में अलग है। लोहा, लकड़ी, पानी, बिजली सब एक ही है, हवा भी एक ही है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन फैक्टर तो है कि स्थान घेरते हैं। और जितनी ये सब चीजें हैं, ये सब भी अंदर ही अंदर एक हैं, क्योंकि इनमें भी कॉमन फैक्टर है कि ये स्थान नहीं घेरते, और ये परसेप्टेबल नहीं है। ये हमारे 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से परसेप्शन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन कोई मुझसे कहे कि मैं इन दोनों को मिला के एक कर दूं, वो कैसे करूंगा?
और जो लोग यहाँ के रुक जाते हैं उनको बोलते हैं ड्यूअलिस्ट, कि भाई अंतिम रूप से दो सत्ताएं हैं, एक भौतिक एक चेतन। सारी भौतिक चीजों को मिला के एक मान लो, कोई बात नहीं, सारी चेतन चीजों को मिला के एक मान लो, पर मैं किसी भी आर्गुमेंट से ये कैसे साबित कर दूं कि भौतिक ही चेतन है और चेतन ही भौतिक है? मैं लोहे से विचार कैसे बना दूं और भावना से लकड़ी कैसे बना दूंगा? ये कैसे करूं? पर जिनका मन करता है ना ना कुछ और करना है, फिर वो आते हैं इस पर मौनिज्म पे, वो कहते हैं कि ना भाई, अंत में तो एक ही सत्ता रहेगी। और इनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है, आप समझ पा रहे हैं? अभी तक की जो बात हुई अगर मैं समअप कर दूं थोड़ा सा आसान भाषा में, आप लोग अभी हैं दैहिक रूप से, मतलब देह और मन दोनों के साथ हैं। कई बार क्या होता है कि शरीर तो है ही, मन है नहीं, सवाल उसका होता है। अब तक की जो बात हमने की, थोड़ी सी बात, वो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। इसको लेके नंबर्स की बात करें, 3 ऑप्शंस हैं। जो सबसे सामान्य विचार है वो ये कि भाई बहुत सारे सत्ताएं हैं, और भारत के दर्शन में जैसे हमने पढ़ा तो भारत में चारवाक भी ये मानते हैं कि बहुत सारे सत्ताएं हैं, जैन भी ये मानते हैं बहुत सत्ताएं हैं, बौद्ध भी ये मानते हैं बहुत सारे सत्ताएं हैं, न्याय भी ये मानते हैं, वैशेषिक भी ये मानते हैं, मीमांसा वाले भी ये मानते हैं। जो नहीं मानते केवल सांख्य योग नहीं मानता और वेदांत नहीं मानता, बाकी सब मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी एग्जिस्टेंस हैं। तो अगर मैं मोटी सी बात आपसे कहूं कि भारत के अधिकांश दार्शनिक किस रास्ते पर चलते हैं? प्लूरलिज्म के रास्ते पर चलते हैं, अनेकवाद के रास्ते पर चलते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। फिर कुछ और गहराई में जाते हैं, वो कहते हैं ना, सारी मटेरियल चीजें एक मान लूंगा, सारी कॉन्शियस एक मान लूंगा, पर इनको कैसे एक मानूं? कौन सा रास्ता? ड्यूअलिज्म। और ड्यूअलिज्म के रास्ते पर भारत में चलने वाला दर्शन जो है वो सांख्य है, और थोड़ा सा योग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों की मेटाफिजिक्स सेम है। भारत में सांख्य और योग, मुख्य रूप से सांख्य रियल ड्यूअलिस्ट फिलॉसफी है, एकदम द्वैतवाद। आगे चल के रामानुज ने एक द्वैत विशिष्ट अद्वैत की बात की। मैंने कहा था ना, विशिष्ट अद्वैतवाद उनका है। अंदर द्वैतवाद है, बाहर ऊपर से फिर बाद में पर्दा उसके ऊपर उड़ा दिया है, अद्वैतवाद कर दिया, कि अंदर ही अंदर वो भी ड्यूअलिज्म को मानते हैं। और मध्वाचार्य पक्के ड्यूअलिस्ट हैं, उनका नाम ही दर्शन का द्वैतवाद है। ये 2-3 ब्रांचेस द्वैतवाद को मानती हैं, पर कुछ लोगों का मन नहीं मानता है, उनको चाहिए अंतिम सत्ता एक सिर्फ। और जो अंतिम सत्ता को एक मानते हैं उनमें भारत में सबसे बड़े दार्शनिक हैं शंकराचार्य। उनका दर्शन क्या कहलाता है? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। सच बात तो है कि रामानुज भी, वल्लभाचार्य भी, निम्बार्काचार्य भी, जिनके दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद हैं, ये भी अंततः मौनिज्म की बात करते हैं, पर ये थोड़ा बीच में कुछ किंतु परंतु लगाते हैं। जो एक दर्शन कोई किंतु परंतु नहीं लगाता है उसका नाम है शंकराचार्य का अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत। थोड़ी सी मात्रा में हम बौद्ध दर्शन की एक परंपरा माध्यमिक शून्यवाद है, उसको भी इसमें रखेंगे, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी उसमें डाउट में नहीं जाना है। ऐसे पश्चिम में है, बहुत सारे दार्शनिक हैं। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए कि संख्याओं के हिसाब से दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए नेचर के हिसाब से, और असली समस्या ये है कि अंतिम सत्ता जो है वो कैसी है, और कैसी है का मतलब क्या हुआ। आप अंतिम सत्ता के बारे में एक ऑप्शन ये मान सकते हैं, स्पेशली अगर आप मोनिस्ट हैं, अगर आप एकवादी हैं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो जड़ है या चेतन है। इनमें से एक ही मान सकते हैं। एक तरीका है कि आप मान लें कि अंतिम सत्ता मैटर की है, यानी जड़ पदार्थ की है, चेतना की नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं कितना संकट आपके सामने आने वाला है। आपको साबित करना पड़ेगा कि लोहे और लकड़ी से विचार कैसे पैदा हुए, क्योंकि आप चेतना की सत्ता नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं? मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं अपने आप में। आप समझ पा रहे हैं? ये तो नहीं लग रहा कि गलत विषय में घुस गए, वही ज़्यादा अच्छा था गाने वाने सुनना। मतलब वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जिंदगी को एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, हर पक्ष का मजा है। एक कवि हुए रघुवीर सहाय, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में, इतना बढ़िया लिख के गए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ये थोड़ा ना कि केवल गाने सुनेंगे या केवल फिलॉसफी पढ़ेंगे।
दिन में फिलोसफी, शाम को गाना सुनिए, क्या दिक्कत है? मजा डाइवर्सिटी में, क्यों एक रास्ते पर चलना है? हर रास्ते पे चलिए। खैर, एक तरीका यह है कि हम मान लें कि अंतिम सत्ता जो है वो भौतिक वस्तु की है, जड़ पदार्थ की है। चैलेंज ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से चेतना यानी कि विचार यानी कि भावनाएं कैसे पैदा हुई। यह आसान नहीं है, नानी मर जाती है साबित करने में वैज्ञानिकों की, बहुत मुश्किल काम है। आज तक के सारे वैज्ञानिक मिलके भी ये साबित नहीं कर पाए। मतलब हम सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं कि मैटर से लाइफ पैदा हुई होगी अगर हम डार्विन को फॉलो करें, हालांकि डार्विन ने भी इसमें एक पेच लगा दिया, लेकिन आज तक किसी लेबोरेटरी में ऐसा हो नहीं पाया कि अभौतिक वस्तुओं से जीवन पैदा करके दिखा दें। आज तक नहीं हुआ है। कोशिश चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, कहानियां हैं, हाइपोथेसिस बहुत सारे हैं, धारणाएं बहुत सारी हैं, पर एक भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस अब तक हुआ नहीं है। तो भौतिक पदार्थों से जीवन और जीवन के साथ चेतना, कॉन्शियसनेस, इसे कैसे पैदा करेंगे, ये सवाल तो आ ही जाएगा उसके बाद। दूसरा तरीका ये आप कहें कि नहीं भाई, अंतिम सत्ता एक ही है और वो है कॉन्शियसनेस। चेतना ही अंतिम सत्य है। विचार, भावना, चिंतन, मनन, संकल्प, जिसको हम आत्मा कहते हैं या आजकल की भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क से निकलने वाले विचार कहते हैं, वो अंतिम सत्ता है। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए, लेकिन तब आपको ये बताना पड़ेगा कि विचार से लोहा कैसे पैदा हुआ। दमे तो करके देख लीजिए, मन में सोची लोहे का विचार, लोहा सामने आ जाए तो मान लेंगे कि विचार से लोहा पैदा हो जाता है। और अगर लोहा सामने नहीं आ रहा है क्योंकि विचार करने से तो लोहे का विचार ही आता है, लोहा तो नहीं आ रहा उससे। तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, कॉन्शियसनेस को मानते हैं अंतिम सत्ता, उनके सामने संकट है कि कैसे कॉन्शियसनेस से मैटर को साबित करें। और कॉन्शियसनेस मानने वाले आमतौर पे मानते हैं कि जो अंतिम सत्ता है वो ईश्वर की है, वही परम कॉन्शियसनेस है, उसी से जगत का निर्माण हुआ है। जो पहले वाले हैं आमतौर पे ईश्वर को नहीं मानते, वो इस जगत को अंतिम सत्ता मान लेते हैं। तीसरे कुछ लोग हैं और गहराई में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि ना ये है ना वो है। जो अंतिम सत्ता है वो इन दोनों से न्यूट्रल है। अंतिम सत्ता तो है पर ना जड़ की है ना चेतना की है, इन दोनों से न्यूट्रल है। समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति विशेष रूप से, शायद आपने नाम सुना होगा, स्पिनोजा नाम के एक व्यक्ति हुए हैं दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने ये बात कही। और बाकी फिर कुछ लोग जब बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार, हम तो ना ड्यूअलिज्म को ही मान लेते हैं, और ड्यूअलिज्म का मतलब है कि अंतिम सत्ता जड़ की भी है और चेतना की भी है, हम क्यों इस झगड़े में पड़े, छोड़ो ना। लेकिन ड्यूअलिज्म से भी समाधान नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल है। पश्चिम में एक दार्शनिक बेचारा लहूलुहान हो गया इसको साबित करने के चक्कर में, उसका नाम डेकार्ट है, आपने शायद सुना होगा। उसने कहा कि एक शरीर है हमारा, एक हमारी आत्मा है। वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये जो विचार है, इसकी पूरी कहानी क्या है, वो रिसर्च कर रहा है। और फिलोसफी की रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं होती है, वो किसी जंगल में अलग से कोने में बैठ के हो जाती है, क्योंकि वो सोच के करना होता है ना। उसने कहा कि मैं दुनिया की हर बात पर डाउट करूंगा, संदेह करूंगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। वो हर बात पर डाउट करता है। लोगों ने कहा धर्म में, उसने कहा बेकार की बातें नहीं मानेंगे हम, जब तक मेरे हर प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं मानूंगा। खूब डाउट किया, हर चीज पे डाउट किया, आसपास ये दिख रही है इन पे भी डाउट किया कि सच में है कि नहीं है। अंत में उसके मन में एक सवाल आया कि मैं हर चीज पे संशय कर रहा हूं, हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, पर ये डाउट कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। अगर मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं तो कम से कम एक बात तय है कि कोई डाउट करने वाला तो है ही। तो डाउट करने के प्रोसेस में कम से कम एक को मानना पड़ेगा जो डाउट कर रहा है। अभी आप लोग कितने खुश हो रहे हैं, हाँ कितना अच्छा निष्कर्ष है, एकदम दो कौड़ी का निष्कर्ष निकला बाद में। ये बाद में पता लगा एकदम बकवास बात है ये, लेकिन उस समय लोग बड़े दीवाने हो गए इस बात के, बड़े दीवाने हो गए कि डाउट के प्रोसेस में एक चीज पे डाउट नहीं कर सकते, और वो ये कि कोई डाउट कर रहा है। तो डाउट कौन कर रहा है? आई थिंक का मतलब आई डाउट बेसिकली है, आई डाउट देयरफॉर आई एम, बेसिकली ये है। तो डाउट कौन कर रहा है? मेरा हाथ तो नहीं कर रहा, मेरा पैर तो नहीं कर रहा, नाक तो नहीं कर रही, माथा तो नहीं कर रहा। तो डाउट करने वाला कोई चेतन हो सकता है।
वो डाउट हो ही रहा है, इसका मतलब मेरे भीतर कोई चेतना तो है ही। और ये कहानी सुना सुना के उसने साबित किया कि आत्मा होती है। इससे साबित हुआ कुछ नहीं, पर उसने कोशिश की, उसने अपनी तरफ से साबित करने का प्रयास किया कि आत्मा होती है। अब उसके सामने बड़ी दुविधा आ गई। उससे कहा कि आत्मा कॉन्शियस है और ये शरीर क्या है, ये भी तो आप ही हैं। हम ऐसा ना बोलते हैं कि मेरा शरीर चल रहा है, आप बोलते हैं मैं चल रहा हूं, उसको भी तो मैं ही बोल रहे हो भाई। और जब दुख होता है, चेतना होती है, तब आप क्या बोलते हैं, मैं सोच रहा हूं। तो सोचने वाला भी मैं, चलने वाला भी मैं, जबकि सोचने वाला मैं चेतन है, चलने वाला मैं भौतिक है, शरीर है। अब उसके सामने बड़ा क्राइसिस है। उसने मान लिया कि शरीर एकदम अलग चीज है, चेतना एकदम अलग चीज है, आत्मा एकदम अलग चीज है। अब उसको ये समझाना है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा मूड खराब होने से मेरा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। सबके साथ होता है। अगर आपका मन ठीक ना हो तो बॉडी भी काम नहीं करती है, और बॉडी को चोट लग जाए तो मन भी परेशान रहता है, दुख होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। अगर ये दोनों एकदम अलग अलग हैं तो इनमें आपस में बात कैसे होती है? मन के तनाव का असर शरीर पे कैसे होता है, और शरीर की समस्या का असर मन पे कैसे होता है? और दर्शन की बहुत बड़ी समस्या जो डेकार्ट के सामने आई, अगर भौतिक वस्तु और चेतना एकदम भिन्न भिन्न है तो आप इनके बीच में इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। और उसके विचार का नाम ही क्या है? इंटरेक्शनिज्म। जो वो कर करके थक गया पर साबित कुछ कर नहीं पाया। कैसे साबित? आप कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक लोहा रखा है, इधर एक विचार है। लोहा विचार से कुछ कहना चाहता है, किसी भी तरह से कह के देख ले कैसे कहेगा। और फिर विचार चाहता है कि मैं लोहे को कुछ कहूं, कैसे कहेगा? उस विचार ने कितनी कल्पनाएं की। उसने कहा खोपड़ी के अंदर एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की आधार पर इंटरेक्शन होता है। तो लोगों ने मुस्कुरा के सवाल पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, भौतिक या चेतन? अगर ये भौतिक है तो ये लोहा हो गया, ये चेतन है तो विचार हो गया, और समस्या वहीं की वहीं है। बड़ा लहूलुहान हो गया बेचारा, कुछ साबित नहीं कर पाया। मतलब उस समय के लोगों ने खूब तालियां बजाई, वाह वाह क्या सोचा है, क्या सोचा है। लेकिन बाद के लोगों ने, क्या सोचते हो यार तुम, क्या इसमें तुमने ऐसा सोचा? इतना क्राइसिस है।